हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो आज सीरीज डिसाइडर था, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का थर्ड ओडीआई खेला जाना था। दिल्ली के मैदान पर मौसम बताया जा रहा था कि बारिश होने की आशंका है, लेकिन मौसम थोड़ा खुला, थोड़ा मैच देर से शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत जरूर हुई। और जिस तरीके से मैंने अपने कल के प्री मैच के प्रीव्यू पे जो बताया था कि टॉस जीते, यहाँ पे बॉलिंग करें, सामने वाली टीम को न्योता दे बैटिंग करने का, उनको लो टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करें और फिर मैच आप आसानी से जीतें। सेम एग्जैक्टली बॉल बाय बॉल वही हुआ आज, फेज बाय फेज वही हुआ आज। शिखर धवन इंडियन टीम की तरफ से क्या टॉस जीतते हैं। टॉस जीतने के बाद जो इंडियन टीम ने सिलेक्शन किया, इंडिया ने कोई भी चेंजेस नहीं किया, क्योंकि जब आप एक मैच जीत जाते हो ना तो सीरीज का तो सीरीज में उसको छेड़खानी नहीं किया जाता है, विनिंग मोमेंटम को चेंज नहीं किया जाता है, जो विनिंग कॉम्बिनेशन आपका बना हुआ है उसको छेड़खानी नहीं की जाती है। तो इंडिया ने बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं किया, सेम स्क्वाड के साथ उतरे मैदान जंग पर। और साउथ अफ्रीका ने दो तीन चेंजेस जरूर किए। सबसे पहले तो उनके जो रेगुलर कैप्टन आपके टेम्बा बावूमा वो नहीं खेल रहे थे, पिछले मैच भी नहीं खेला उन्होंने, ये मैच भी नहीं खेला। तो पिछले मैच में तो केशव महाराज ने कैप्टनसी की थी, आज का मैच केशव महाराज भी नहीं खेले, तो फिर डेविड मिलर को कैप्टन नियुक्त किया गया। इनएक्सपीरियंस्ड जरूर है कैप्टनसी के रूप पे, लेकिन T20 में करते हैं कैप्टनसी डेविड मिलर। तो डेविड मिलर और कैप्टन बने, केशव महाराज यहाँ पे नहीं थे। उसके बाद आपके जो टीम में रबाडा यहाँ पर नहीं थे, रबाडा की जगह पे मार्को जैनसन आए। और उसके बाद आपके वेन पार्नेल नहीं थे, वेन पार्नेल की जगह पे लुंगी एनगिडी वापस आए टीम में। तो ये कुल मिलाकर के दो तीन चेंजेस साउथ अफ्रीका ने की थी। लेकिन जब बैटिंग करने आई और जब यंग इंडिया ने बॉलिंग की, तो व्हाट ए परफॉर्मेंस दे हैव गिवन। दे हैव टोटली आउट क्लास, आउट परफॉर्म्ड इन ऑल डिपार्टमेंट साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका को वो 99 मतलब लेस देन 100 रन पर उन्होंने सिमटा दिया। और जब आप 99 रन पर साउथ अफ्रीका जैसे बड़ी टीम को आप आउट करते हो, तो आपका ये शो होता है कि आपका कैरेक्टर क्या है बॉस। जिस इंडियन टीम को हम फॉलो करते थे, जिस इंडियन टीम को हम बैक करते थे, और जो हम हमेशा बोला करते थे कि ये इंडिया टीम ऐसी है जिसमें से 3-4 मतलब 3-4 प्लेइंग स्क्वाड निकल सकता है, और यही उनकी बेंच स्ट्रेंथ थी। और यही बेंच स्ट्रेंथ ने आज प्रूव करके दिखाया कि बॉस वो किसी को भी बर्बाद करके रख सकते हैं, किसी को भी वो टीम को धराशायी कर सकते हैं। जब पहला मैच इंडिया टीम हारी थी, मैंने उसमें भी यही कहा था कि इस टीम के खिलाफ क्रिटिसिज्म नहीं बनता है, बिकॉज दे आर यंग। और जो उन्होंने इंटेंट शो किया था, स्पेशली संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर ने, वो देख करके मुझे बहुत मजा आया था कि वो मतलब लड़ रहे थे, ऑलमोस्ट 4 विकेट गिर चुके हैं, उसके बाद भी वो इस लेवल तक मैच को लेकर के चले गए कि मतलब साउथ अफ्रीका के गले तक आ गए थे। वो पहले मैच में भी भले वो हार गए, लेकिन जो इंटेंट दिखाया उन्होंने, जो कैरेक्टर दिखाया, जो कैलिबर दिखाया उन्होंने, वो अनमैचेबल थी। मतलब ये बी टीम अगर साउथ अफ्रीका के एक टीम को अगर हराती है, वो भी इस तरीके से हराती है, तो बॉस इस टीम में दमखम भरपूर है। बट कुछ चैलेंजेस भी हैं इस टीम में, वो भी हम धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन जो आज का जो मैच था, स्पेशली आपके जो स्पिनर्स, इंडियन स्पिनर्स की टिकड़ी थी, उन्होंने पूरा धागा खोल कर रख दिया साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जल्दी यहाँ से इंडिया से वापस जाना चाहते हैं। मतलब इतनी हड़बड़ी थी उन्हें कि बॉस वो पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाए, 27 ओवर्स में वो ढेर होकर के चले गए। आपके वाशिंगटन सुंदर ने 4 ओवर फेंका, 13-14 रन दिया और 2 विकेट निकाले उन्होंने। मोहम्मद सिराज की स्पेशल बॉलिंग थी, 5 ओवर में 17 रन देकर के 2 विकेट उन्होंने झटके। मैन ऑफ द सीरीज भी मोहम्मद सिराज हुए, क्योंकि पूरी सीरीज में उन्होंने साउथ अफ्रीका बैटिंग के ऊपर डोमिनेट करके रखा। सेकंड ओडीआई आप उनका देख लीजिए, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी मोहम्मद सिराज ने। वैसी बॉलिंग अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड क्लास के जो बॉलर्स होते हैं ना, उस तरीके के परफॉर्मेंस आती है, दैट टू इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट पिचेस। अगर सिराज यही सिराज अगर आपके सेना कंट्री में बॉलिंग कर रहे होते, तो फिर वो एक अलग लीथल बॉलर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर बॉल बाउंस लो होता है, स्लो होती है पिचेस, वहां पर अगर आप एक पेसर, अगर आपका मैन ऑफ द सीरीज हो रहा है, तो दैट मीन्स कि वो किस तरीके के फॉर्म में है, वो आप उसका इमेजिन कर सकते हो। तो आपके आवेश खान ने भी यहाँ पे अच्छी बॉलिंग की आज, 5 ओवर में 1 मेडन देकर के 8 रन ही दिए, विकेट उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन बॉलिंग उन्होंने बहुत ही संतुलित की, बैलेंस किया। और जिस तरीके की रिक्वायरमेंट थी टीम इंडिया से कि बॉस वो चढ़ करके बॉलिंग करे साउथ अफ्रीका के ऊपर, वही चीज आज आवेश खान ने भी यहाँ पर किया। और सबसे ज्यादा तारीफ होती है शहबाज अहमद की।
शहबाज अहमद आपके 7 ओवर में 32 रन देकर के 2 विकेट लिया उन्होंने, लेकिन जो बॉलिंग की है, जो विकेट्स निकाल करके दिए, जो ब्रेक थ्रू दिया है, वो काबिल तारीफ है। मैं स्पिनर को रन कितना भी पड़ जाए स्पिनर को, मैं उसके खिलाफ कभी नहीं बोलता, लेकिन विकेट लेकर के देना चाहिए, क्योंकि स्पिनर जो होता है ना वो बॉस, वो विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है। स्पेशली आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गए या स्पेशली आपके लेग स्पिनर हो गए। ऑफ स्पिनर को मैं थोड़ा बहुत मार्जिन दे सकता हूं कि हाँ चलो वो विकेट परचेज पे नहीं किया, लेकिन बॉलिंग उसने अच्छी की। उसके बाद आपके ठाकुर ने भी आज कुछ कमाल नहीं किया, 2 ओवर में सिर्फ 8 रन दिया और 0 विकेट ही लिए, लेकिन जो पिक ऑफ द बॉलर थे वो थे आज के स्टैंड आउट कुलदीप यादव, जिन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर के 4 विकेट निकाले। ऑल्दो वो टेलेंडर के विकेट्स थे, लेकिन विकेट कॉलम पे उनका नाम आना, विकेट मिलना, वो कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। तो साउथ अफ्रीका को बिल्कुल लेटा दिया, बर्बाद कर दिया आज की इंडियन टीम ने। जितनी भी आप इनकी तारीफ कर लो, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, चाहे वो आवेश खान हो, चाहे वो आपके शार्दुल ठाकुर हो, आपके सुंदर हो, शहबाज अहमद हो, उसके बाद आपके 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 कुलदीप यादव हो, ये सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। बैटिंग में भी इंडियन टीम ने जब बैटिंग चेस करने के लिए आई तो ये टोटल महज 20 ओवर में ही उन्होंने पूरा कर लिया। 103 रन उन्होंने 105 रन उन्होंने बनाए 19 ओवर में ही। और स्टैंड आउट प्लेयर रहे वंस अगेन शुभमन गिल ने 49 रन पर रैश शॉट खेल करके वो आउट हुए। वो भी 90s में ही आउट हुए वो। और आपके शिखर धवन वंस अगेन ही हैज फेल्ड टू परफॉर्म। उनको बहुत जल्द परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि टैलेंट जो यंगस्टर्स आ रहे हैं निकल करके, उनको रोकना मुश्किल होगा। अगर इंडियन टीम, शिखर धवन सिर्फ खेल रहे हैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के दम पे, परफॉर्मेंस वाइज अभी उनका वो परफॉर्मेंस नहीं आया है, लेकिन ये जितने जल्द आ जाएं उतनी इंडियन टीम को फायदा होगी। उसके बाद आपके ईशान किशन आज फेल हुए, 10 रन ही बना सके, लेकिन वहां पे मार्जिन दे सकते हैं ईशान किशन, क्योंकि ईशान किशन की आउटस्टैंडिंग इनिंग थी लास्ट मैच में, 93 रन जो उन्होंने बनाए थे। और संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर ने यहाँ पर मैच को इंडिया को जीत सुनिश्चित की कि अब और कोई विकेट ना गिरे। यहाँ पे 3 विकेट ही गिरे और 7 विकेट से इंडिया ने ये मैच जीता। मैच के साथ सीरीज जीता, सीरीज के साथ ट्रॉफी जीती। तो ये एक को पूरी की पूरी टीम एफर्ट्स थी। जो एक नेगेटिव पॉइंट मुझे नजर आई वो ओपनर्स की आई, वो भी शिखर धवन की, कि बॉस उनको फॉर्म में आना पड़ेगा। ही इज ए कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बट कैप्टनसी इनिंग या फिर शिखर धवन की खुद के फॉर्म के लिए बहुत जरूरी है कि अगर वो 50 ओवर में अपना दावेदारी ठोकना चाह रहे हैं तो उनको खेलना या उनको फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। वरना इतने भी इन डेप्थ हैं टीम इंडिया के पास, इतने भी प्लेयर्स हैं कि उनको बार बार मौका देना गलत होगा। तो इस लिहाज से शिखर धवन को अब बहुत कम मौके मिलेंगे, और जो भी मौका मिलेगा उनको दोनों हाथों से ग्रैब करना होगा। नहीं करते हैं तो फिर उनका भी हाल वही होगा कि बिना कुछ मैच खेले विदाई दे दी जाएगी। साउथ अफ्रीका को यहाँ से लर्निंग ये होनी चाहिए कि बॉस आप अपनी टीम को मतलब एक प्लानिंग के तहत कोई भी आज खेलने नहीं आया, या फिर एक होता है कि हाँ मैं आज खड़ा रहूंगा। मैं जैसे कुछ पिछले मैच में आपके क्लासन और रिजा हेंड्रिक्स ने वो रोल निभाया था कि स्टार्टिंग में विकेट गिर गए थे, लेकिन ये दोनों ने सुनिश्चित किया कि हम लोग एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचेंगे। तो ये चीजें होनी चाहिए थी। कैप्टन डेविड मिलर भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, 6-7 रन बनाए। आपके जानेमन मलान 15 रन बनाए। उसके बाद आपके डिकॉक सिर्फ महज 6 रन बना सके। रिजा हेंड्रिक्स 3 रन बनाए। मार्करम 9 रन बनाए। क्लासन ही एक थे जो 34 रन बनाए। कुछ बाउंड्रीज उन्होंने भी लगाई, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी जब क्लासन चार्ज लेना शुरू किए थे। डेविड मिलर ने भी कुछ खास नहीं किया। फेलुक्वायो ने भी 5 रन बनाए। जानेमन मलान 14 रन बनाए, लेकिन बाकी जो नीचे टेलेंडर्स थे वो 1-0-0 इनका ये स्कोर था। एनगिडी, फॉर्चून और आपके लास्ट में नोकिया, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। और लास्ट में टेलेंडर में कुलदीप यादव ने हाराकिरी मचा के रख दी थी कि कोई भी आ रहा था और वो विकेट उनका निकाल करके इजीली दे के जा रहा था। तो पार्टनरशिप की बात करें तो कोई भी पार्टनरशिप जम नहीं पाया। 7 रन 25 रन 26 रन पे तीसरी विकेट गिर गई थी। उसके बाद 43 रन पे चौथी विकेट, 66 पे 5 विकेट जब गिर गई तो वहां से फिर मतलब फिक्स हो गया था कि यहाँ से साउथ अफ्रीका 120-125 तक ही जा पाएगी। लेकिन इंडिया ने उनसे भी पहले उनको समेट दिया। और 71 पे जब 6 हुए उसके बाद फिर तो 93 रन के आसपास आने के बाद तो फिर 7, 8, 9, 10, 93 से लेकर के 99 तक में पूरी की पूरी टीम इंडियन टीम ने पैक कर दिया साउथ अफ्रीका को। और उनको ये बताया कि बॉस क्रिकेट
खेलते हैं तो एग्रेशन के साथ, पैशन के साथ, जुनून के साथ, वरना हाफ हार्टेड आप क्रिकेट आज के डेट में नहीं खेल सकते। आपको आप एक आध मैच जीत जाओगे, लेकिन सीरीज जीतने के लिए आपको फुल एफर्ट चाहिए होते हैं, फुल एग्रेशन, पैशन, डिवोशन, सब कुछ आपको वहां पे झोंकना पड़ता है, तभी आपको आ चीज आती है। इंडिया टीम ने ये पहली मैच हार करके, ठोकर खा के ये चीज सीखी थी कि फुल एग्रेशन में जाना है। 280 रन सेकंड मैच में पड़ भी गए थे, उसके बाद भी उन्होंने चेस किया वो चीज। और काबिले तारीफ है ये सीरीज आपके श्रेयस अय्यर के लिए, उन्होंने इस सीरीज को बहुत अच्छा भुनाया और सिलेक्टर के दरवाजे के बाहर वो ऑलमोस्ट खड़े हो चुके हैं कि बॉस अब मेरे को यहाँ से ड्रॉप नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि मैंने परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया है। आपका चाहे वो पहला मैच हो, दूसरा मैच हो, इनफैक्ट तीसरा मैच में भी वो नॉट आउट 28 रन उन्होंने बनाए, जो कि और वो भी ताबड़तोड़ बनाए उन्होंने 28 रन, उसमें भी एक दो बाउंड्री और एक लास्ट में 6 भी मारा था उन्होंने। तो ये सब चीजें सिलेक्टर्स को देखते हैं कि बॉस कौन सा प्लेयर किस फॉर्म में है और कैसी इनिंग को वो लेके चल रहा है। प्राइम एग्जांपल है सुरेश रैना का। सुरेश रैना उस तरीके के डोमेस्टिक में परफॉर्मर नहीं थे, मतलब करते थे लेकिन आउटस्टैंडिंग वाले जो कैटेगरी होती है ना उस पे नहीं थे, लेकिन जिस समय पर सुरेश रैना रन बनाते थे वो टीम के लिए बहुत मददगार होती थी। वहां पर आकर के क्रूशियल मोमेंट्स पर 20 30 40 रन बना देना और वहां से मैच निकाल करके आपको जिता कर दे देना, वो बहुत बड़ा बात होता था। चाहे आप वर्ल्ड कप 2011 का देख लीजिए, जहां क्वार्टर फाइनल में युवराज सिंह के साथ सुरेश रैना ने लास्ट में पार्टनरशिप की थी 50-60 रनों की। वो एक बहुत क्रूशियल मोमेंट, वहां पर अगर विकेट गिर जाता तो फिर तो टीम इंडिया ढह जाती वहां पे। सेम हैपेंड इन द सेमीफाइनल में कि पाकिस्तान वाले मैच पे वो जो सुरेश रैना ने 40-50 रन जो मारे थे, वो बहुत क्रिटिकल मोमेंट पे रन मारे थे, क्योंकि इंडियन टीम ऑलमोस्ट 6-7 डाउन विकेट हो चुकी थी और कोई भी होप नहीं बचा था कि इंडिया टीम 220-230 तक पहुंचेगी, लेकिन वहां से सुरेश रैना ने खींच करके 240-45 तक पहुंचाया था टीम इंडिया को। तो ये सारी चीजें आपको देखनी जरूरी होती है कि बॉस आप किस मोमेंट पे और कैसा रन स्कोर कर रहे हो। तो ये जैसे संजू सैमसन ने स्कोर किया था पहला मैच में, लेकिन वो जीत तक नहीं ले जा सके, तो लोगों को याद नहीं रहता वो इनिंग। अगर आप जीत करके लेके जाते हैं ना, तो लोगों को याद रहता है कि ये बॉस ही इज अ मैच विनर। मैच विनर जो वर्ड है ना, वो सोच समझ के दिया जाता है कि बॉस ये खड़ा है तो मैच निकाल करके लेके जाएगा। तो इंडियन टीम ने बिल्कुल भी आज कोई मौका नहीं दिया साउथ अफ्रीका को कि कहीं से भी वो मैच में वापसी कर सके, सीरीज में वापसी कर सके, गेम में वापसी कर सके, लेकिन कहीं से भी ये कुछ भी नहीं हुआ। और पूरी तरह से चढ़ करके अपने अपोनेंट को गर्दन पकड़ करके मिट्टी में कैसे धसाया जाता है, उस तरीके की यह परफॉर्मेंस थी कि आपको कहीं से भी कोई मौका नहीं मिले, कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं हो, या कहीं से भी कोई रिस्पाइट ना मिल पाए, और आप बिल्कुल सबमिशन मोड में हो कि हम कैसे भी करके ये मैच खत्म हो और हम बाहर जाएं। मतलब पूरा का पूरा उनका एक तरह से धागा जो खोलने वाली वर्ड होती है ना, वो धागा आज खोल दिया गया साउथ अफ्रीका की। तो ऐसी परफॉर्मेंस बहुत कम आती है, और ये साउथ अफ्रीका की शायद 4th लोएस्ट टोटल है मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इससे पहले जो इंडिया के खिलाफ लोएस्ट टोटल थी वो 100 थी, जिसमें सुनील जोशी ने 5-6 विकेट आउट किए थे साउथ अफ्रीका के, कुछ 5 रन दे करके 10 ओवर में पूरी बॉलिंग करके। आज उसको बेटर किया टीम इंडिया ने, 99 रन पर साउथ अफ्रीका को ऑल आउट किया, और ये सीरीज बहुत ही कंफर्टेबल और इजी वे में जीती। ये बहुत लंबे समय तक इस सीरीज को याद रखा जाएगा कि कैसा एक बाहर से और पीछे से इंडियन टीम आई और ये सीरीज को लेकर के निकल गई। 1-0 से आप पीछे थे, वहां से अगर बाउंस बैक करना, मतलब कैरेक्टर शो करता है बॉस। यही चीजें इंडियन टीम को खास बनाती है कि आप हारे मैच, आप यू आर डाउन, लो डाउन एंड बट नॉट आउट। आप आउट नहीं है, आप डाउन है, लो है, कॉन्फिडेंट सेक किया हुआ है, लेकिन आपको मौका मिला तो आपने परखच्चे उड़ा दिए सभी के। तो ये चीजें आप बरकरार रखिए। T20 वर्ल्ड कप अब आपका सीधा यहाँ से शुरू होता है। टीम इंडिया प्रैक्टिस मैच के लिए जाएगी, ऑलमोस्ट वो जो टीम है वो जा चुकी है ऑस्ट्रेलिया में। एक मैच भी कल का खेला मैंने, उसके बारे में भी आप लोगों को बताया कि किस तरीके का परफॉर्मेंस थी, और अर्शदीप और सूर्य कुमार यादव ने उस मैच में कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। लेकिन ऊपर से रन आना बहुत जरूरी है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह है जहां पर आप ऊपर से रन नहीं आएगा ना, तो आप ऑलमोस्ट मतलब 70% आप मैच हार चुके हैं। ऊपर से रन आना बहुत जरूरी है, ये आप वर्ड याद रख लो। कोई भी मैच अगर जीतेगा तो वो ऊपर से रन आएगा तभी जीतेगा। चाहे वो आप इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच देख लीजिए कि ऊपर से रन आया डेविड वार्नर का, ऊपर से रन आया आपका जॉस बटलर का, तभी वो वहां तक पहुंच पाए।
तो आज का ये पहला मैच था। दूसरा मैच आज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था। मैं प्रिडिक्ट कर रहा था कि मतलब जो चीज़ मैंने बताया आज उसका उल्टा ही हुआ। मैंने यही बोला था कि पाकिस्तान टीम को ये मैच जीतना बहुत जरूरी है, वरना उन पे क्वेश्चन ये फिर से उठेगा कि बॉस वो तुक्के में जीत गए थे। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होगे, लोग आपके ऊपर उंगली उठाते चलते जाएंगे, आपको ऊपर बोलते रहेंगे कि मिडिल ऑर्डर ये है, वो है, ये है। पाकिस्तान टीम को सोचना पड़ेगा यार, उनकी जो रणनीति है उसको किस तरीके से लेके जाना है आगे। मतलब ये जो आज का जो पिच था ना, यहाँ पाकिस्तान टीम कहाँ पे हारी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पिच थी, ये पिच थी बॉस आपको टाइमिंग करने वाली, बाउंड्री लगाने वाली। आप इनिंग देख लो इफ्तिकार और आसिफ की, जब तक वो टाइमिंग कर करके और ग्राउंड शॉट खेल करके बाउंड्री मार रहे थे, तब तक वो उनकी पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी। बट जैसे ही वो हवा में, मतलब जो भी आ रहा है हवा में उठा रहा है, हवा में उठा रहा है। ये ग्राउंड बड़ी ग्राउंड थी, क्राइस्टचर्च की हॉकली ओवल्स की, ऑलमोस्ट 80-85 मीटर की बाउंड्री थी। और वहां पर आप शॉट्स खेल रहे हो, जो भी आ रहा है हवाई फायर। बॉस इस पिच पर सिक्स मारना इतना आसान नहीं है। न्यूजीलैंड के पिचेस पे सिक्स मारना के लिए मतलब जिगरा चाहिए होता है। छोटे ग्राउंड होते हैं जरूर, लेकिन वहां पे हवा में नमी होती है और बॉल ऊपर टंग जाता है। आपको ग्राउंड शॉट खेलिए, कट शॉट मारिए, पुल मारिए, जितना आपको शॉट्स खेलना आप ग्राउंड अलाउंड द ग्राउंड खेलिए। डेवन कॉनवे जिस तरीके का इनिंग खेला है आज, वो इनिंग की रिक्वायर्ड थी। और एक आदमी चार्ज करे ना यार, आप जो आ रहा है वही चार्ज कर रहा है। एक आदमी चार्ज करेगा, एक आदमी स्टे करेगा, और जो स्टे कर रहा है उसको ये इन तक इंश्योर कराना कि मैं ही स्टे करूं। क्या बेहुदा टाइप का परफॉर्मेंस हुई है पाकिस्तान टीम की। इस तरीके की परफॉर्मेंस देंगे तो वर्ल्ड T20 से आप बहुत जल्दी बाहर हो जाओगे। आपको देखो, आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, उस लिमिटेड रिसोर्स का आपको भरपूर यूज करना है। आप जो पाकिस्तान टीम की रणनीति है ना, ये यही रणनीति के जो हमारे टॉप 3 है वो 10-12 ओवर तक हमको लेके जाएंगे। 10-12 ओवर में हम 80-70-80 पहुंचेंगे। उसके बाद जो लास्ट के 8 ओवर है वहां पर हम 80-90 रन खींचेंगे, तो हमारा 160-170 रन बन जाएगा। यही पाकिस्तान टीम की स्ट्रैटेजी होती है हर मैच में। लेकिन जो आज हुआ, वो रणनीति के साथ तो चल रहे थे कि 10 ओवर में 60-65 रन पहुंच चुके थे वो, लेकिन फिर बेहुदा शॉट खेलना चालू किया। और पाकिस्तान टीम स्पिनर के सामने ऐसा घुटने टेक रही है। चलो स्विंग हो रही है, पेस बॉलर के सामने आप कर रहे हो, समझ में आता। मतलब कौन है यार ये आपके ब्रेसवेल हो गए, आपके सोडी हो गए, सैंटनर हो गए, ये बॉलर्स हैं, इनके सामने आप घुटने टेक रहे हो। अब स्कोर कार्ड आप देखोगे तो आपके मतलब सैंटनर 2 विकेट लेके जा रहा है, ब्रेसवेल 2 विकेट लेके जा रहा है, सोडी 1 विकेट लेके जा रहा है। 5 विकेट तो आपके उन्होंने निकाल दिए 7 विकेट में से। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी बॉस। अगर आप इस चीजों पे कंट्रोल नहीं करोगे, किस बॉलर को कब अटैक करना है, किस बॉलर के अगेंस्ट में हमको जाना है, वो आपको चूज करना पड़ेगा। हर आदमी आ रहा है हवा में शॉट मार रहा है, ये नहीं चल पाएगा। आपको राउंड मतलब अराउंड द ग्राउंड आपको शॉट खेलने हैं। ये बाउंड्री वाली पिच थी, यहां पर हवाई हमला किया जा रहा है। या तो छक्का मारो तो फिर एलन जैसा मारो, सीधा बाउंड्री के बाद 108 मीटर 110 मीटर के छक्के मारे उसने। वो बताता है कि कैसे छक्के मारे जाते हैं इस पिच पे। इसके अलावा किसी ने भी छक्के नहीं मारे इस मैच में। यहां पे सिर्फ पावर चलता है। पावर अगर आपके पास है छक्का का, अगर आप टाइमिंग से छक्का मारते हो तो आप इस पिच पे नहीं लगा सकते, वो सीधा ऊपर खड़ी हो जाएगी। तो पाकिस्तान को यहां पर रिकवर करने की जरूरत है। उन पे बार बार ये क्वेश्चन एलिगेशन उठता रहेगा कि मिडिल ऑर्डर वल्नरेबल है, मिडिल ऑर्डर आपका ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है, मिडिल ऑर्डर आपका जान नहीं है। इसका जवाब एक ही है, जीत। जीतोगे तो ये सब सवाल कभी नहीं आएगा, हारोगे तो सब सवाल उठना चालू हो जाएगा। तो पाकिस्तान टीम को मैं फिर से यही बोलूंगा, परफॉर्म करिए। मतलब हारिए तो इस तरीके से हारिए कि बॉस 160-170 तक आप लेकर के गए, वहां से आप हार गए। बॉलर्स आपके अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं। नसीम शाह अच्छा बॉलिंग किया, 3 ओवर में 17 रन दिया था उसने। लेकिन बाकी शहनवाज दानी फिर से एक बार कैप्टनसी बाबर आजम की मेरे को थोड़ा सा डाउट लगा कि जब स्पिनर इस पिच पर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो आपको स्पिनर लगाना था। एक इंड से आप स्पिनर ट्राई करते, नवाज को लेकर आते, या फिर आप इफ्तिकार को लेकर के आते, क्योंकि कॉनवे लेफ्ट हैंडर है और शहजाद आपका लेग स्पिनर है, तो वो लेफ्ट हैंडर को इजी पड़ेगा। लेकिन इफ्तिकार अगर वहां आता, नवाज वहां पे आता, तो थोड़ा सा उन लोगों का कॉम्बिनेशन खराब हो सकता था।
और वो हाराकीरी में वो विकेट दे सकते थे। मतलब ऑलमोस्ट 10 विकेट से मैच निकाल करके ले गए यार आपके यहाँ से। वो तो विकेट गिर गया लास्ट में, तो आपको मतलब 1-2 ओवर केन विलियमसन ने एक्स्ट्रा खेल लिया, वरना ये मैच तो वो 12-13 ओवर में निपटा चुके होते। तो पाकिस्तान को यहाँ से सीखने की जरूरत है, बहुत जल्दी जरूरत है। मैच जीतिए तभी आपका कुछ हो पाएगा, वरना लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते रहेंगे। चलिए कल की मैच, कल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड की मैच है, हम उस पर जरूर बात करेंगे। कल न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश की भी मैच है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पर। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।